दोस्तों, किसी का वक्त जब खराब चलता है तो अक्सर बड़े से बड़ा प्लान फेल हो जाता है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बना बनाया प्लान फेल कर गया। अब सच ये है कि अमित शाह के पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन बचे, 48 आवर्स। 12 और 13 तारीख को संसद का ये सत्र खत्म हो रहा है और अगर इन 48 घंटों के भीतर अमित शाह ने छात्रों से माफी नहीं मांगी तो फिर गुजरात लॉबी के लिए आने वाला वक्त वाकई मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आगे इस पर खुलासा करूंगा। अब पहले बात शाह साहब की कर लेते हैं, मोदी जी के चाणक्य की कर लेते हैं। अब मोदी जी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो घिर चुके हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। 15 दिन से मॉनसून सत्र के एक भी दिन सदन नहीं आए, लोकसभा नहीं आए, राज्यसभा नहीं आए। रोज आते हैं संसद में, दफ्तर में बैठ जाते हैं, 4 कदम चल के सदन का सामना नहीं करते। और शाह के 200 से ज्यादा सांसद बीजेपी के, एनडीए के, आज सदन के बाहर प्लेकार्ड्स लेकर, बैनर लेकर राहुल गांधी को कोसते रहे कि राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर लाठियां क्यों बरसाई, वाटर कैनन क्यों चलाया। अब सरकार तो दरअसल हेमंत सोरेन की वहां पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। राहुल गांधी उनके पार्टनर हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को घेरना था तो सदन के बाहर आज राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगने लगे। सोचिए आप, जवाब शाह को देना है, घेराबंदी गांधी की हो रही है। अब बीजेपी के सांसद कह रहे थे कि साहब राहुल गांधी पहले सदन में आए और ये बताएं कि साहब झारखंड में ये जो छात्र हैं इन पर जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है उसकी पुलिस ने साहब लाठी क्यों चलवाई। ये सवाल किया जा रहा है राहुल गांधी से। उधर कांग्रेस का कहना था कि झारखंड में जो छात्र बैठे थे धरने पर वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई लाठी नहीं चली थी। लेकिन अमित शाह के इशारे पर बीजेपी की जो छात्र इकाई है एबीवीपी, इन्होंने वहां पर आग लगाई और उकसाया छात्रों को। उसके बाद कुछ जगहों पर थोड़ी सी पुलिस ने सख्ती की है। उसने कहा यह सारा खेल अमित शाह के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अमित शाह सदन में बोलने से घबरा रहे हैं, अब राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं। सुनिए साहब, पवन खेड़ा को सुनिए, सांसद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भर भर के बसें लेकर आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को, एबीवीपी के लोग भी। हमें बताया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा के, हो सकता है एबीवीपी के भी हों, कोई फर्क थोड़ा ही है दोनों में। अब अंदर की बात यह है कि पिछले 2 दिनों से झारखंड में छात्रों का जो कई दिन से आंदोलन चल रहा था, अचानक उसको हवा दी गई, अचानक छात्रों को उकसाया गया। वहां पर बीजेपी की जो एबीवीपी विंग थी वो सामने आ गई, टकराव जैसी स्थिति पैदा हुई और गोदी मीडिया ने खूब दिखाया, दिन भर दिखाया। इसके पीछे स्ट्रेटजी शाह साहब की यह थी कि जब सदन में वो बोलेंगे तो जंतर मंतर की बात कम होगी, झारखंड की बात ज्यादा होगी और राहुल गांधी की घेराबंदी करने की कोशिश होगी। लेकिन साहब राहुल गांधी आजकल तो वो इंदिरा गांधी हो गए और इंदिरा गांधी के तर्ज पर उन्होंने उल्टा दांव चल दिया अमित शाह पर। उन्होंने कहा भाई मैं तो झारखंड के जो छात्र उनको उसमें सपोर्ट करता हूं, मैंने तो अपने समर्थन का ऐलान पहले ही कर दिया है और मैं तो चाहूंगा कि अगर किसी पुलिस वाले ने लाठी चलाई उस पर एक्शन हो। मैंने हेमंत सोरेन से भी कहा है कि एक्शन लिया जाए। लेकिन यह बात बाद की है, पहले असली बात होनी चाहिए और असली बात यह है कि जंतर मंतर पर जो गोली चली उसका आदेश किसने दिया? क्या अमित शाह ने दिया? और अमित शाह ने दिया या पुलिस कमिश्नर ने दिया? अमित शाह इस बात को क्लियर करें कि गोली किसने चलाई, और अगर वो नहीं बोलते हैं तो हमें इस्तीफा चाहिए। और राहुल गांधी आज भी इस स्टैंड पर कायम रहे। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अब दोस्तों संसद के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं।
13 तारीख को संसद का मानसून सत्र ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगी 14 तारीख। 15 तारीख को पगड़ी पहन के मिस्टर मोदी जो है लाल किले की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आपको संदेश देंगे, देश को संदेश देंगे। उससे पहले मसला हल करना चाहते थे, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। सिर्फ 48 घंटे में मिस्टर शाह को तय करना होगा कि क्या भाई माफ़ी मांगनी है या माफ़ी नहीं मांगनी, क्या गोली चलाने वाले सवाल का जवाब देना है या नहीं देना है। और अगर वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो 13 तारीख के बाद जेन ज़ी सड़कों पर उतरने जा रहा है। और इस बार जो गंगा बहेगी उल्टी, वो बजाय पटना से गंगा सागर जाने के उल्टी बहेगी, दिल्ली की तरफ आएगी और छात्र सड़कों पर आएंगे। इस पर मैं आगे और डिस्कस करूंगा, लेकिन असली खबर पर आने से पहले एक तस्वीर मैं आपको दोस्तों दिखाने जा रहा था। ये तस्वीर आज की है, अमित शाह की है। और अमित शाह की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। हल्का हल्का पानी बरस रहा है, सामने संसद है और छाता लगाकर अकेले धीरे धीरे अमित शाह चुपचाप संसद में जा रहे हैं। सदन में नहीं, संसद में, अपने दफ्तर की तरफ। बहुत कुछ ये तस्वीर कहती है। अब टेंस तो दिख रहे हैं मिस्टर शाह। सवाल ये कि अगले 48 घंटों में अगर मिस्टर शाह ने माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी का मतलब अगर वो झुके नहीं, नरम नहीं पड़े छात्रों के आंदोलन को लेकर, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है। क्या वाकई जेन ज़ी और छात्र संगठन फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो क्या मुसीबतें बढ़ेंगी गुजरात लॉबी की? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए दो खास मेहमान, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। विनोद शर्मा। विनोद शर्मा साहब को इसलिए सुनिए 50 साल हो गए, 50 ईयर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खुलकर बोलते हैं। उन जैसा तजुर्बा मुझे तो किसी पत्रकार में आज की तारीख में दिखता नहीं। उनको सुनिए, उनकी एनालिसिस सुनिए। और फिर प्रोफेसर साहब को इसलिए बुलाना पड़ रहा है क्योंकि मामला कहीं ना कहीं जड़ के अंदर जेन ज़ी का है। तो जेन ज़ी का मामला है तो प्रोफेसर साहब को भी सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, भाई 15 दिन बीत गए, पखवाड़ा बीत गया, अमित शाह आज उनको आना था, बोलना था, आज भी पीछे हट गए। ये बार बार बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा तेज गेंद फेंक रहे हैं आजकल? देखिए दीपक जी, वास्तविकता ये है कि अमित शाह ये चाह रहे थे कि वो फ्रंट फुट पे खेलें, इसलिए उन्होंने झारखंड और जंतर मंतर के बीच में कंपैरिजन की एक रेखा खींची। अब एक नया डेवलपमेंट है, शायद आपको पता होगा, 13 तारीख को पटना में एक समन्वय समिति बन गई है छात्रों की, और उन्होंने कहा है 13 तारीख को हम इकट्ठे होंगे और ये बिल्कुल एक प्रायोजन करेंगे एक आंदोलन का, क्योंकि बिहार के अंदर जिस प्रकार की बर्बरता हुई है, जैसी जंतर मंतर में हुई है, वैसे बिहार के अंदर हुई है। अब सवाल यह है कि रेखा एक दूसरे की बड़ी और छोटी करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जो मूल मुद्दा है जंतर मंतर का वो ये है, जो अमित शाह साहब से पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा है, केवल राहुल गांधी नहीं, कि जो बर्बरता हुई इससे आदेश किसने दिए थे। एक लाइन का जवाब है, या तो अमित शाह साहब ने दिए थे या अमित शाह साहब ने नहीं दिए थे। जिस अधिकारी ने दिए थे उसका नाम बताएं, फिर उससे हम प्रश्न पूछेंगे। हमारे बच्चों के साथ ये बर्बरता आपने क्यों की? जो झारखंड में हुआ, भाई झारखंड का जवाब सोरेन साहब से पूछा जाना चाहिए और विधानसभा के अंदर सोरेन साहब को जवाब देना चाहिए, उसमें भी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जवाब दें जो जंतर मंतर के अंदर हुआ। भाई जंतर मंतर के अंदर जो हुआ वो गृह मंत्री अमित शाह के अंदर हुआ था, उनको जवाब देना होगा, और जो झारखंड के अंदर हुआ उसको हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। मैं विनोद जी, 20-25 साल से मैं पार्लियामेंट देख रहा हूं और मुझसे दुगने समय से आप पार्लियामेंट देख रहे हैं। जब भी सरकार विवाद में फंसती है, कहीं आरोप लगता है, तो हमने देखा है, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव, झुक जाते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, हल्का सा मिजाज अपना जो है वो नरम कर लेते हैं, बात बन जाती है, हाथ जोड़ लेते हैं और फिर संसद चलती रहती है। अमित शाह ये फार्मूला क्यों नहीं अपना रहे? भाई आपके हाथ में सत्ता है, सारा सिस्टम है, आप पावर में, थोड़ा सा अगर आप झुक जाएंगे, हल्का सा अगर आप अपना मिजाज नरम कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष राहुल गांधी इतना हंगामा करते। झुक क्यों नहीं रहे अमित शाह? देखिए, ऐसा है, बड़ा पेनस्टेकिंगली उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय प्रधानमंत्री ने, कि हम बड़े मजबूत नेता हैं। लेकिन उनके जो मजबूती का कॉन्सेप्ट है ना, वो लोकतंत्र में सबसे बड़ा विरोधाभास आज के दिन वही है। लोकतंत्र में जो झुकता है उसका रसूख बढ़ता है। यू हैव टू स्टूप टू कॉन्कर। लोकतंत्र में
झुक के ही आदमी जीतता है लोकतंत्र में। जो तो फिर क्यों झुका, नहीं? अरे तो सर ये बता दीजिए ना, शाह साहब को कोई सलाह क्यों नहीं दे रहा है आपकी तरह? क्या सलाह देखिए देने ऐसा वाले है, खत्म हो गए बीजेपी में? देखिए ऐसा है, जैसा कि उन्होंने अपने विरोधियों को डराया हुआ है, हुआ था, वैसा ही उनके अपने लोग उनसे डरे हुए हैं। और ऐसे माहौल में सेन एडवाइस, अच्छी एडवाइस मिलनी बंद हो जाती है। इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था इमरजेंसी में, क्योंकि ऐसा समय आता है हर नेता की लाइफ में जब वो सोचता है कि ही इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, सारा दानिशमंदी उसके पास ही है, जो वो सोच रहा है वही सही है। अरे दूसरों को भी सुन लो, अगर दूसरों को बताने की हिम्मत हो रही है तो। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे वक्तों में जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, मिसाल के तौर पे राजनाथ जी, अब राजनाथ जी ने, जैसे इन्होंने बोला कि गोली नहीं चली, जैसे जितेंद्र सिंह ने बोला कि कोई गोली नहीं चली, पैलेट गन कुछ नहीं चला, पैलेट गन भी गोली है, तो उसी तरह से राजनाथ जी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई नहीं मरा, उनके खिलाफ भी एक प्रिविलेज मोशन है हाउस में। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पाठशाला है, सबसे बड़ा जो इदारा है, उससे रूबरू होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। प्रोफेसर साहब, भाई विनोद जी ने बड़ी अच्छी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर अमित शाह थोड़ा सा झुक जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि संसदीय इतिहास बताता है कि चाहे वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, नाजुक मौके पे सरकार झुकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इतना सा काम अमित शाह नहीं कर पा रहे, और लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी कहती है वो चाणक्य। कैसी चाणक्य बुद्धि है, ये कैसी चाणक्य नीति है? देखिए दीपक जी, प्रश्न ये, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का नाम पूछूं, आपका नाम क्या है, और वो जवाब दे कि भारत एक बहुत पुराना लोकतंत्र है, हमारी बड़ी पुरानी सभ्यता है। अरे भैया, तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं यार, ये सब नहीं पूछ रहे। आपको याद होगा अमेरिका में जब मोदी जी गए थे, किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखना सर्व। अरे यार, जो प्रश्न पूछा रहा है उसका जवाब दो। आज देश ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो, कि जो जंतर मंतर के अंदर बर्बरता हुई, वहां पे बच्चों की आंखें फोड़ी गई, बच्चों को आईसीयू में भेजा गया, उनसे अभद्र व्यवहार हुआ, वो आदेश किसने दिया? सीधा प्रश्न है, सीधा जवाब। भाई मैं अगर अध्यापक हूं दीपक जी, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और आप जो है अपना पूरा ज्ञान उसमें बता, भाई मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पूरा देश ये जानना चाहता है, ये राहुल गांधी केवल नहीं जानना चाहते, पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसी नृशंसता हमारे देश के 17 से 21 साल के बच्चों को जैसे पीटा गया, ये आदेश किस नशंस आदमी ने, किस अधम आदमी ने, किस राक्षस व्यक्ति ने दिया? बता दीजिए किसने दिया। अगर अमित शाह साहब ने नहीं दिया, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लेंगे, और जिसने दिया उसके घर का घेराव कर लेंगे। लेकिन हमें यह जानना है, हमारे बच्चों पे ये अन्याय किसने किया था। वी वॉन्ट टू नो। वी वॉन्ट टू नो। विनोद जी, क्या आपका जो तजुर्बा है और अमित शाह पे जो आपकी रिसर्च है, क्या कहती है? अमित शाह क्या बुधवार को ये बात मान लेंगे कि दिल्ली पुलिस की गलती थी, पैलेट गन चली थी? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे वो? भैया ऐसा ये मानना था तो इतना देर क्यों की, बहुत देर की मेहरबान आते आते। क्रिकेट में जैसे टाइमिंग इज क्रूशल, अगर अपना स्ट्रोक आप टाइम सही से करते हो तो बॉल बाउंड्री के बाहर होती है, और मिस टाइम करते हो तो यू आर कॉट बिहाइंड द विकेट। अब मेरा ये कहना है कि अमित शाह जी ने को ये रवैया शुरू में अपनाना चाहिए था, जैसा कि सीआरपीएफ का डीजी आया था टीवी पर, जब ये पैलेट गन वगैरह चली थी, जो कुछ भी हुआ था वहां पर, जो उनकी जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह ने जो कुछ भी किया था, तो उसने कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, बाद में हम तहकीकात करेंगे इसमें। I, as the commander of the team, leader of the team, captain of the team, general of the team, in fact, मैं fully responsible हूं. I am fully accountable for my men's action. The same approach is expected from माननीय अमित शाह जी, कि आप होम मिनिस्टर हैं, आप खड़े हो कहें कि जो भी वहां पर हुआ है, द बक स्टॉप्स ऑन माई टेबल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा जवाब है। विनोद सर, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि फंदा आया, फंदा को अमित शाह चूमे और अपने गले में डाल लें। ऐसा नहीं है, ये फंदा नहीं है, ये फंदा नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अमरत्व है। प्लीज
अरे भैया पुराने लोगों को सुनो। पंडित नेहरू ने रूसी करंजिया को प्रिविलेजेस कमेटी के सामने पेश होने के लिए कह दिया। क्यों? उसने अपने अखबार में लिखा आचार्य कृपलानी को आचार्य कृपलूनी, कृपलूनी LONEY विच मीन्स मैड फेलो। और उसने कहा कि पेश हो जाओ प्रिविलेजेस कमेटी के सामने। सबसे चहेते पत्रकार थे पंडित जी के। देखिए, दोस्ती एकजुटता वगैरह सब ठीक है, बट व्हेन द क्राइसिस। ये तो आप मतलब अमित शाह में आप पंडित नेहरू की रूह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आप समझाइए उनको, तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए समझा रहा हूं उनको। आप ही ने तो कहा समझाइए उनको, और मैं उनको ये बता रहा हूं। और ये मेरा कोई अपना ओरिजिनल थॉट नहीं है, हमने सीखा है इनके जो पूर्वज पार्लियामेंट में बैठते थे, उन्हीं से सीखा। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे अटल अच्छा चलिए छोड़िए, वाजपेयी के साथ आपने बहुत चाय पी। मुझे बताइए, अगर वाजपेयी होते गृह मंत्री, छोड़िए प्रधानमंत्री, इफ मिस्टर वाजपेयी वॉज गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते बीजेपी में, तब वो क्या करते? देखिए, अटल बिहारी छोड़िए, अडवाणी हो तो ये क्या करते? यही करते। देखो उन लोगों को, आप समझिए, उन लोगों की राजनीति विपक्ष में चमकी है। उनका लंबा कार्यकाल था विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष की क्या व्यथाएं होती हैं, क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या पॉलिटिक्स होती है, वो समझते थे। ये तो डायरेक्टली आ गए विपक्ष मिस्टर में। मोदी, अभी जो कल परसों बोल रहे थे कि हम तो इंदिरा गांधी को भी झेल लेते थे। अरे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो 19 वर्ष के थे माननीय गृह मंत्री, और जब इंदिरा इमरजेंसी लगाई थी तो 10 वर्ष थे, 10 वर्ष के थे माननीय गृह मंत्री। और जब वो 10 साल फौत के। हुई थी तो 19 वर्ष, और फौत हो गई जब वो मर गई थी जब ये 19 वर्ष के थे। तो किस एज के किस मरहले पे उन्होंने इंदिरा गांधी को फेस किया भाई? कुछ भी बोल दो। सर आप कह रहे हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी होते, हार्डलाइनर हिंदू राजनीति करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं संसद की इज्जत रखते, लेकिन इतनी सी इज्जत भी, इतनी सी कदर भी जो है वो अमित शाह नहीं कर रहे। मैं जरा डायरेक्ट दूसरे सवाल पे प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ। मुझे बताइए, चलिए ठीक है, माफी तो अब नहीं मांगेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैंने कल भी कहा था अपने शो में कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, जो मिजाज है, जो पर्सनालिटी है, जो ऑरा खड़ा किया है अमित शाह मोदी ने, ये झुकेंगे नहीं, ये बैकफुट के प्लेयर नहीं। क्लीन बोल्ड हो सकते हैं लेकिन ये बैकफुट पे नहीं जाएंगे। मुझे बताइए कि मान लीजिए अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, अमित शाह की स्पीच वैसे ही रहती है, अकड़ जिसमें दिखती है, झुकते नहीं है, तो क्या वो एक गलत रणनीति अपना रहे हैं? क्या वो जेनजी जो है, आप खुद कहते हैं बड़ा जिद्दी है जेनजी, क्या वो जेनजी के छत्ते में पत्थर फेंक रहे हैं? और ये जेनजी अगर बरैया है तो फिर बरैया घेरेगा अमित शाह को आने वाले समय में। मैं ये कह रहा हूं, क्या बरैये के छत्ते पे ईंट मार रहे हैं अमित शाह इस अकड़ से? देखिए, मेरा मत थोड़ा दीपक जी आपसे अलग है। मैं ये मानता हूं कि अमित शाह माफी मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो उसके बाद देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा होगी वो देश के लिए नुकसानदायक होगी। देखिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक वर्ड होता है कॉस्ट बेनिफिट। आप कोई भी काम करें, ये देखें उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। अगर ये माफी मांग लेंगे तो देश अव्यवस्था से, दुर्व्यवस्था से बच जाएगा, अशांति से बच जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, बिहार में 13 तारीख का कॉल है, उसमें क्या होगा? क्या झारखंड मॉडल चलेगा या जंतर मंतर मॉडल चलेगा? हर प्रदेश के अंदर होगा, ये फैलता चला जाएगा। माफी मांग लेंगे, यही खत्म हो जाएगा। क्या विनोद जी, आपको भी लगता है कि अगर माफी मांग लेते हैं बात खत्म हो जाएगी, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये मुश्किलें जो हैं, गुजरात लॉबी की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? मोदी शाह की मुश्किलें और बढ़ेंगी, और 2029 का सफर इनके लिए आसान नहीं होगा। इट विल बी टफ एवरी पासिंग डे। दिन ब दिन ये जो सफर है मुश्किल होता जाएगा गुजरात लॉबी के लिए। समय कम है, 1-1.5 मिनट है। हाँ, प्रोफेसर स्वामी के साथ मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि जो अगर माफी मांग लेते हैं तो उसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट होगा। सैल्यूटरी मतलब बातों को थोड़ा सा गर्मी को कम करने का इम्पैक्ट होगा उसका। लेकिन जो बड़ा इशू है वो ये है संघ परिवार का शिक्षा में हस्तक्षेप, जिसके चलते ये बवाल है सारा, ये सारा बिगड़ाव, ये सारी दुर्दशा हमारी शिक्षा क्षेत्र में संघ परिवार के हस्तक्षेप के कारण है। किताबें अपने मनमर्जी के लगवाएंगे, लेखक अपने मनमर्जी के होंगे, वाइस चांसलर इनके मनमर्जी के होंगे, प्रोफेसर इनके मनमर्जी के होंगे।
एक तो पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें माफी तो हो जाएगी, जो दूसरा मुद्दा है चंदा चोरी का, उस पे क्या हाँ। होगा? आप मुझे बताइए कि उस पे क्या पेनेंस, व्हाट पेनेंस विल दी लीडरशिप पे ठीक। चंदा चोरी के इशू पे? वो जो सबसे घातक इशू है, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस ऑर्डर में उसको दबने नहीं देगी जब तक इलेक्शन होने हैं यूपी में, और ठीक। उस पे ठीक। प्रचार चलता रहेगा। इसलिए आज के दिन सरकार एक कठिन परिस्थिति में है। यहां पर दानिशमंदी की जरूरत है और थोड़ी सी लचीलेपन की जरूरत है, जो ठीक। अभी तक हमने नहीं देखा। चलिए भाई, दोनों एक्सपर्ट्स बहुत ही मतलब मैं कहूँगा एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट हैं। अब हिंदुस्तान में इनसे ज़्यादा मैं तजुर्बे वाला आदमी इस संसद की बहस में किसको लाऊं? मुझे तो नहीं लगता, जो खुलकर भी बोले, दिल से बोले, समझदारी की बात करें। समझदारी की बात दोस्तों ये है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद झुक जाएंगे अमित शाह, क्योंकि झुकेंगे नहीं तो फिर आगे रास्ता बड़ा मुश्किल है। और भाई विनोद साहब जो हैं 50 साल से हमारी पार्लियामेंट और दुनिया भर का पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट माने जाते हैं, बड़ी इज्जत बड़ी कदर है इनकी। जहाँ जाते हैं महफिल में लोग उठ जाते हैं, हम जैसे लोग तो उठ ही जाते हैं इनके आगे। इनका ये कहना है कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ी दानिशमंदी दिखाएं मिस्टर मोदी, थोड़ी सी अकलमंदी दिखाएं, इल्म से काम लें, संयम से काम लें, थोड़ा सा झुक जाएं, इसी झुकने में ही जीत है, ये वो कह रहे हैं। अब देखना है कलयुग के चाणक्य इनकी बातों को कितना समझते हैं। तो तय कल होगा कि अमित शाह वाकई कलयुग के चाणक्य हैं, या वो वही हैं जो हमने गुजरात दंगों में देखा, या जो हमने बाकी के दंगों में देखा, या हमने 20 जुलाई को देखा, या हम जिस तरह से राजनीति अब झारखंड में हो रहे हैं। क्या अमित शाह कल थोड़ा सा अपना कद बढ़ाएंगे? मौका है उनके पास। और अगर वो अपने को अच्छा साबित नहीं करते, झुकते नहीं है, तो फिर आप प्रोफेसर साहब की माने कि आगे फिर कुआं है, खाई है, पहाड़ है, कांटे हैं, बहुत मुश्किल सफर है 2029 का। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विरोध साहब आप आए, आपने हमारे दोस्तों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।